शालिनी जी, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में मोस्टली वही चीज है, विश्राम और मांसपेशियों को शिथिल करना। शिथिल और विश्राम मोस्टली एक ही वर्डिंग में यूज की जाती है। क्लियर है? अगर आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो दोनों वही है, रिलैक्सेशन, और शिथिल करने का मतलब भी है रिलैक्सेशन। हाँ सर, वही इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी कि दोनों चीजें एक जैसी लग रही थी ये। हाँ, मोस्टली दोनों एक ही जैसी होती है। ओके सर। क्लियर है? हम्म। तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम में डिफरेंस है इसका। उसके बाद जो पेल्विस की मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। ऐसी स्थितियां जो शरीर में हार्मोन को प्रभावित करती हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे स्थिति है जिस जो कि क्या करती हैं, शरीर में हार्मोन को प्रभावित करती हैं। हार्मोन आपके शरीर में तरल पदार्थ को संतुलित करने में मदद करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो लिक्विड जो मटेरियल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। हार्मोन के संतुलन को परेशान करने वाले रोग और स्थितियां कब्ज का कारण बन सकती हैं। हार्मोनल इनबैलेंस करने वाले जो डिजीज है वो भी क्या हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन का रीजन हो सकता है। क्लियर है? जिसमें डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज आपके हार्मोन से रिलेटेड है ना, तो डायबिटीज हो सकती है। ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्रंथि, हाइपरथायरॉयडिज्म जो था। क्लियर है? अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो प्रॉब्लम होती है ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये एक रीजन हो सकते हैं हार्मोनल इनबैलेंस के, जो कि कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन का रीजन बन सकते हैं। जो गर्भावस्था है, राइट, वो भी इसका रीजन बन सकता है, कारण बन सकता है। अंडर एक्टिव थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है अंडर एक्टिव थायराइड, अगर थायराइड ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। पुरानी कब्ज के जोखिम को बढ़ाने वाले कारक जो ओल्ड कॉन्स्टिपेशन है वो भी इसका रीजन हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेट होना, राइट, ऐसा आहार लेना जिसमें फाइबर क्या है, कम है। अगर फाइबर कम है आपके किसमें, जो डाइट आप इंटेक कर रहे हैं, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको बढ़ा सकता है। कम या कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करना, अगर आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं या बहुत लेस एक्टिविटी है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर हुआ? ओके। मेघा जी, रुचि जी, देव जी, क्लियर हुआ? मीना जी? सर एक क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे किसी किसी को जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आती है तो उसको ये प्रॉब्लम है कि उसके मोशन कंट्रोल ही नहीं होते हैं, यानी वो अगर उसको बार बार लूज मोशन हो रहा है या वैसे भी तो कंट्रोल नहीं कर पाती, अगर जैसे ही प्रेशर आया तो उसको बार बार भागना पड़ता है, वो यूरिन भी और मोशन भी। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? पेल्विक की मसल्स वीक है। क्लियर है? तो रेक्टम उसके की लिए जो क्या मसल्स होती है ना, हाँ। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम की जो मसल्स होती हैं, आपको पता है हम्म। ना ये किससे कंट्रोल होती हैं? स्फिंक्टर रहते हैं सर वो। अश्विनी एपेक्सल मुद्रा से स्फिंक्टर सही और है। एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हाँ, रहता है। कौन सी ग्लैंड, जो हमने ग्लैंड देखा था ना, कौन सा ग्लैंड है जो इसको कंट्रोल करता है? क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, ऑटोनॉमस है। हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना आपका, जो यूरिनेशन वाला है और फिसेस वाला है। सही कह रहा हूँ रमेश जी? सर मोस्टली अगर आप किडनी देखेंगे कि, हाँ, जी कुछ सर, कह रहे? किडनी जो ग्लैंड है वो, हाँ, सर वो कंट्रोल। हाइपोथैलेमस, आई थिंक हाइपोथैलेमस है ना जो इनको कंट्रोल करता है।
यूरिनेशन जी को सर। और स्टूल को। जी सर, बराबर। कई बार यूरिनेशन का कारण डायबिटीज में भी यूरिन होल्ड नहीं हो पाता है, और यूरिन होल्ड ना होने का रीजन होता है मसल्स का वीक होना, जो आपकी जो पेल्विक मसल्स है ना, उसका वीक होना। क्लियर है? जो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्लियर है मीना जी? जी सर। क्योंकि होल्ड करके रखता है ना। अगर आप यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो यूरिनरी ब्लैडर काफी टाइम तक आपके यूरिन को होल्ड करके रख सकता है। हमने रेक्टम भी सर देखा उसको था जो कि फिसिस को होल्ड करके रखता है। राइट? तो अगर वो सर मसल्स जो होल्ड करके रख मेडिकली रही उसको हैं, हम अग, मेडिकली हाँ उनको जी रमेश जी। स्फिंक्टर कहते हैं सर। स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर, एनल ओके, स्फिंक्टर। और वो एनल एनल स्फिंक्टर स्फिंक्टर। जो अश्विनी मुद्रा से वो एनल स्फिंक्टर स्ट्रांग होता है। ओके, और वो वीक होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, राइट? कि होल्ड नहीं हो पाता। जी सर, बराबर बराबर। जी सर, तो ओके। उसमें अश्विनी मुद्रा और मूलबंध ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना? अश्विनी मुद्रा, मूलबंध और सर के बल किए जाने वाले आसन। अच्छा हाँ, विपरीत करनी, ऑपोजिट साइड में। विपरीत क्लियर ओके। है? करनी। जी सर। तो इसका अभ्यास किया जा सकता है। सर विपरीत करनी इसमें कैसे काम करेगा? मतलब मैं समझ नहीं पाई। विपरीत हाँ करने तो इस तरीके से काम करेगा कि वो मसल्स जो है ना, उसको अपोजिट वे में ले रही हैं। क्लियर है? तो मेनली अगर आप देखें तो इसमें मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, ये दो मेन है। विपरीत करने में अश्विनी चल, मुद्रा और मूलबंध करके देखिए ऐसा कुछ। हाँ वो इफेक्ट मिलेगा आपको। मैंने डायबिटीज में इसको ट्राई किया था। राइट? एक पेशेंट थी डायबिटीज की, उनमें इसको ट्राई किया था। काफी ज्यादा उनको बेटर फील हुआ था। आफ्टर सम टाइम, 1 महीने में उनको काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिला था इन दोनों का। उनके साथ भी सर यूरिनेशन की करवाते प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा। अभी डबल करवाए डबल मैं इफेक्ट होंगे सर। मूलबंध अश्विनी मुद्रा करवा रही हूँ, बट अश्विनी मुद्रा जैसे पवन मुक्तासन की पोजीशन में आगे थोड़ा सा यानी लिफ्ट करके, बाकी वो ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते, तो उनको काफी फायदा सेतु बंद हुआ आसन है। करवाइए। कंद्र आसन जी भी करवा सकती हैं आप। हाँ जी सर, करवा रही हूँ। ठीक है मीना जी? हाँ जी सर। कंद्र आसन का अभ्यास, भुजंग आसन का अभ्यास, इनका भी अभ्यास करवा सकती हैं आप। क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कॉन्स्टिपेशन में कहते हैं कि अगर ज्यादा सुबह सुबह उठकर अगर पानी का सेवन करते हैं तो आवाज मतलब बहुत आवाज बहुत मेरी स्लो आवाज आ आ रही है। रही है? थोड़ा सा तेज बोलेंगे क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी बोलिए। अब ठीक है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था किसी को जी। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है और सुबह सुबह हाँ बोलते हैं कि पेट में अगर अच्छे से पानी पी लेते हैं और फिर मोशन के लिए जाते हैं तो मोशन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस वे में भी मोशन नहीं हो पाते हैं ज्यादा पानी पीने के बाद भी। ओके। तो उनको क्या कराया जाए? बेसिकली उनको सारे पॉजिटिव आसन जो भी होते हैं आपके वो कराए जाते हैं, फिर भी हम्म। उनके मोशन पास नहीं होते। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिपेशन कितने टाइम से है ये भी आपको पता करना होगा। पुरानी कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? ओल्ड काफी टाइम से? सर पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आफ्टर सेकंड बेबी उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगा। फर्स्ट बेबी तो ठीक था, सेकंड बेबी उनको हाँ कॉन्स्टिपेशन होने लगा। हाँ, प्रेगनेंसी का टाइम कॉन्स्टिपेशन का, जो अभी मैंने ऊपर देखा ना, गर्भावस्था में, राइट? तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी इसका खतरा ज्यादा रहता है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन का या तो एक सॉल्यूशन होता है एनीमा। आप सभी ने सुना होगा एनीमा, आप सभी ने सुना है। नेचुरोपैथी का पार्ट है, जिसको बस्ती क्रिया कहते हैं। जी यस सर, यस। राइट? हाँ, तो एनीमा बहुत बेहतर है इस चीज के लिए। और अमलतास सभी ने सुना होगा। अमलतास सभी जानते हैं, जो ब्लैक कलर का एक डंडा होता है। हाँ सर, अमलतास की फल्ली आती है डंडे जैसी।
हाँ जी, अमलतास की फली है। आती है। तो अमलतास की जो जब उसको टुकड़े करेंगे ना, उसके अंदर सीक होती है, कॉइन जैसा होता है हाँ अंदर में। बराबर बराबर। ठीक है, उस कॉइन को कहा जाता है कि उस कॉइन को निकाल के उसको बॉईल करके देने से भी कॉन्स्टिपेशन, पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। हाँ राइट। जी सर, ये सुना है सर। हाँ, जब मैं नेचुरोपैथी कर रहा था तो उसमें हमें ये चीजें बताई गई थी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ा दीजिए। ओके सर, अमलता की डंडी। हाँ, अमलतास की जो फली होती है, डंडी नहीं, अमलतास की जो फली होती है, उसमें ब्लैक ब्लैक अमलतास कलर का ना ओके लॉन्ग लॉन्ग सा एक ओके डंडी ओके टाइप में ही होता है। उसको जब टुकड़े टुकड़े करेंगे ना, तोड़ेंगे, तो उसके अंदर से कॉइन सा निकलेगा। बहुत सारे कॉइन होते हैं अंदर में। क्लियर है? उसको भी आप दे सकते हैं। ओके ओके। और फाइबर का जो इनटेक है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है सर। क्लियर है? फाइबर कम होने की वजह से क्या होता है, आपका जो स्टूल होता है वो सूखने लग जाता है, लिक्विडिटी जो होती है उसकी कम हो जाती है। क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर इनसे ओके। ये पूछ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें एनीमा ये दे दें तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रेगनेंसी हो चुकी है मैम, बहुत साल हो गए। वो कह रहे हैं कि अच्छा प्रेगनेंसी के टाइम में थी, आई थिंक यही सुना था मैंने। अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ऐसा डाउट लगा कि प्रेगनेंसी चल रही सेकेंड में भी तो फिर तो दिक्कत हो नहीं, जाएगी एनीमा देंगे तो। प्रेगनेंसी में एनीमा अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है सर सर तब तो प्रेगनेंसी में ठीक है और वो सर। ये एनीमा भी डिफरेंट डिफरेंट अमलतास टाइप की के हैं। वो, हाँ, अमलतास भी नहीं अमलतास का देते जो सर पानी है ना, प्रेगनेंसी। उसका एनीमा भी दिया जाता है, अगर डायरेक्टली इनटेक ना कर सकते हो। एनीमा अलग अलग टाइप्स की हैं, लस्सी के एनीमा अलग अलग, नीम के पत्ते की अलग अलग है। कुछ कह रहे हैं रमेश जी? हाँ हाँ, प्रेगनेंसी में वो अमलतास का यूज नहीं करते सर, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में बहुत हाँ चीजें डिफरेंट होती हैं, वो गायनोलॉजिस्ट के बिना सजेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। चलिए, अगर हम यौगिक ट्रीटमेंट देखें तो पूर्ववत शंख प्रक्षालन की क्रिया भी करवाई जा सकती है, लेकिन आप शंख प्रक्षालन में पहले से अगर आपने किया हो, अनुभव है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया करवाएं। राइट। और उसके सभी आसनास, आगे और पीछे मुड़ने वाले जो आसन है, सभी आसन करवाएंगे। राइट। पेट पर दबाव देने वाले सारे आसन करवाएंगे। षटकर्म में लघु शंख प्रक्षालन, उसके बाद शंख प्रक्षालन, अग्निसार क्रिया, नौली और बस्ती क्रिया, इसका अभ्यास होगा। शीतली और चित्कारी छोड़कर सभी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली और चित्कारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ना कि रिलैक्सेशन चाहिए। अगर और रिलैक्स हो गया तो वो मसल्स और रिलैक्स हो जाएंगी, फीसेस जो है वो और टाइट हो जाएंगी, वो रिमूव नहीं हो पाएगा। इसलिए शीतली और चित्कारी नहीं कराएंगे। मुद्रा बंध में ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं डायरिया। राइट, जिसको दस्त कहते हैं। अगर हम बात करें ब्रेदाब और छोटी आंत, क्लोन और स्मॉल इंटेस्टाइन, डायरिया कहाँ होती है मोस्टली? क्लोन और रिलेटेड कहां से? क्लोन और स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर है? डायरिया को दस्त के रूप में भी जाना जाता है। राइट। डायरिया को क्या है? दस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें आपको सामान्य की तुलना में अधिक शिथिल या अधिक मल की आवृत्ति हो सकती है। क्या हो सकता है? अधिक शिथिल या अधिक मल की आवृत्ति हो सकती है, कंटिन्यूअस मोशन जाना। और यह गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक परिणाम हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? इसको पेट का फ्लू कहा जाता है। यह माइक्रोवियल संक्रमण के कारण, किसके कारण होता है ये? माइक्रोवियल संक्रमण जो इन्फेक्शन है के कारण पेट, स्टमक की या आंत की, इंटेस्टाइन की सूजन के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है।
इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर आपको इमेज दिख रही होगी तो आपको देखें कि वाटर सबसे पहले क्या है। नॉर्मल में वाटर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू, और स्टूल क्या है? आगे पास कर दिया जाता है। ये दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले इमेज में, दिख रहा है? छोटा तो नहीं है? ओके, ठीक। सेकंड वाले में देखें कि ये जो वाटर जो एब्जॉर्ब करने की जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया, वाटर एब्जॉर्ब कम हो रहा है, वो स्टूल में कंटिन्यूअस बना हुआ है। क्लियर है? वो वाटर क्या है? स्टूल में कंटिन्यूअस बना हुआ है, जिससे आपका स्टूल जो है वो क्या हुआ? काफी ज्यादा पतला हो गया, जिसके कारण वो कंटिन्यूअस आपको यूरिनेशन फील होता रहता है, क्योंकि आपका ब्लैडर जो आपका जो रेक्टम है वो काफी जल्दी जल्दी भरता जाता है। क्लियर है? यस या नो? और इसी कारण जो आपके वाटर से जो बॉडी से वाटर लेवल क्या है वो ज्यादा रिमूव होता जाता है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द डायरिया। 10 सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं? शिथिल, और जो स्टूल है वो काफी ज्यादा वाटर वाला होगा, राइट? मल में खून आना, आपके जो स्टूल है उसमें क्या होना? काफी ज्यादा ब्लीडिंग होना, पेट में मरोड़, ठीक है? उसके बाद स्वेलिंग, स्टमक में पेन, जी मिचलाना, बुखार आना, और तत्काल एक मल त्याग करने की आवश्यकता। मीन्स कंटिन्यूअस आपको फील होता रहेगा कि आपको स्टूल रिमूव करना है, फेसेस रिमूव करने जाना है। क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ? देव जी, शालिनी जी, मेघा जी, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है? वायरस जो दस्त का कारण बनते हैं, उनमें कौन सा वायरस है? नॉरवॉल्क वायरस। क्लियर है? साइटोगोलो वायरस, वायरस के नाम याद रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए कि डायरिया के लिए कौन से वायरस हैं जो जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है? किस बैक्टीरिया के वायरस के कारण, किस वायरस के कारण दस्त होता है या डायरिया की प्रॉब्लम होती है? तो कौन से हैं? एक तो नॉर्वॉल्क वायरस, साइटोमेगालो वायरस, और वायरल हेपेटाइटिस। क्लियर है? नॉर्वॉल्क, साइटोमेगालो वायरस और वायरल हेपेटाइटिस शामिल है। बच्चों में रोटा वायरस जो होता है वो दस्त का एक सामान्य कारण है। बच्चों में कौन सा वायरस है? रोटा वायरस, जो एक नॉर्मल रीजन होता है किसका? दस्त का। क्लियर है? बैक्टीरिया और परजीवी, दूषित भोजन या पानी आपके शरीर में बैक्टीरिया और परजीवी पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? बैक्टीरिया जो है वो क्या हो, किसके थ्रू आ सकता है? आप या कोई फूड इनटेक कर रहे हो या पानी। मोस्टली गांव में जो देखने को मिलता है वाटर के लेवल से, वाटर से और फूड से। जो शहरों में अगर आप देखते होंगे फूड जो कई जगह पे खुले हुए रखे होते हैं, और अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है डायरिया के। क्लियर है? उसके थ्रू वो आपके बॉडी में एंटर हो सकते हैं। क्लियर है? जियोडिया लैम्बिया और क्रिस्टोपोरिडियम जो परजीवी हैं, ये भी दस्त का कारण बनते हैं। यस परजीवी सर। क्या है? पैरासाइट। क्लियर है? कोई कुछ कह रहे थे आई थी? ठीक है, क्लियर है सभी को? परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, जो आपके जीवाणु, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं?
क्रैम्पिलोबैक्टर और साइटो जो आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्लियर है, क्रिस्टोस्पोरिडियम और जियार्डिया लैम्बिलिया, जियार्डिया लैम्बिला, क्लियर है। ये क्या होते हैं जो पैरासाइट हैं, ये वोमिटिंग दस्त का रीजन बनते हैं, ठीक है। दस्त स्टूल जो काफी ज्यादा आपको होते हैं, डायरिया का रीजन बनते हैं। डायरिया के सामान्य जीवाणु कारणों में कौन से हैं? कैंपिलोबैक्टर, सैल्मोनेला, राइट, सिगेला और एस्चेरिचिया कोलाई शामिल हैं, राइट। जीवाणु कौन कौन से शामिल है? जीवाणु कौन से हैं? बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से हैं? वो है कैंपिलोबैक्टर, साल्मोनेला, सिगेला और एस्चेरिचिया कोलाई। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है जिनके कारण आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है। क्लियर हुआ? वायरस डिफरेंट था। कौन कौन से वायरस थे? नोरावॉल्क, साइटोमेगालो वायरस और वायरल हेपेटाइटिस, ये 3 वायरस हो गए। और पैरासाइट कौन कौन से हो गए? जियार्डिया लैम्बिलिया और साइटो स्पोरेडियम, ये 2 क्या हो गए आपके जो परजीवी थे, राइट। और जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं? कैंपिलोबैक्टर, साल्मोनेला, सिगेला और एस्चेरिचिया, क्लियर है, एस्चेरिचिया कोलाई। क्लियर हो गया? ये तीनों से, जो ये हमने तीनों चीजें देखी, इनसे डायरिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक प्रॉब्लम और हो सकती है, जैसे कई सारी दवाएं ले रहे हैं आप, या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कंटिन्यूअस, ये भी इसका कारण बन सकता है। क्लियर है? लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज एक शुगर है जो दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। जिन लोगों को लैक्टोज को पचाने में कठिनाई होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं लैक्टोज को, उन्हें इसको खाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर है? जिन्हें लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ओके। फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक चीनी जो स्वाभाविक रूप से क्या होती है, आपको फ्रूट्स और शहद में मिलता है। कुछ पेय पदार्थ में एक स्वीटनर के रूप में जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों में दस्त का कारण बन सकता है जिन्हें इन्हें पचाने में परेशानी होती है। अगर कोई फ्रक्टोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर टू ऑल? आर्टिफिशियल स्वीटनेस, सार्विटोल और मैनिटोल। आर्टिफिशियल कौन से हैं स्वीटनेस? सार्विटोल और मैनिटोल। च्युइंगम और अन्य चीनी मुक्त उत्पादों में पाए जाने वाले कृत्रिम मिठास, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये भी कुछ लोगों में क्या होते हैं, दस्त का कारण बन सकते हैं, डायरिया का कारण बन सकते हैं। सर्जरी, कुछ लोगों को पेट की सर्जरी या पित्ताशय की थैली हटाने की सर्जरी के बाद दस्त हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाता है, तब भी डायरिया की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्लियर है? अन्य पाचन विकार जो होते हैं, जैसे और डाइजेस्टिव डिजीज कौन कौन से हैं? क्रॉनिक डायरिया के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने देखा था, वो भी डायरिया का रीजन हो सकता है। सीलिएक डिजीज, राइट, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम भी दस्त का एक कारण बन सकता है, रीजन हो सकता है। क्लियर टू ऑल? अब हम देख लेते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। क्लियर है? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसको चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम कहते हैं, आईवीएस, इसको शॉर्ट में आईवीएस कहते हैं। एक आम विकार है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है?
लार्ज इंटेस्टाइन को। क्लियर है? इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे काफी ज्यादा मरोड़ फील होना, ऐंठन फील होना, पेट में दर्द, काफी ज्यादा स्टमक में पेन, स्वेलिंग, गैस की प्रॉब्लम, दस्त या कब्ज दोनों शामिल हो सकती है। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे होंगे जो वॉल है नॉर्मल, वो क्या है? नॉर्मल है जो वॉल है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन जो है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होती है एबनॉर्मल, जो कि किसका कारण बनती है? स्वेलिंग का और दर्द का। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एब्डोमिनल पेन, आपके एब्डोमेन में काफी ज्यादा पेन हो सकते हैं, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग, क्रैम्प आ सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, सूजन हो सकता है, जिसमें आमतौर पर राहत मिल जाती है या मल त्याग से आंशिक रूप से राहत मिलती है। अगर आप स्टूल जो फीसेस है उसको रिमूव करते हैं तब भी आपको इससे राहत मिल जाती है। एक्सेस गैस फॉर्मेशन, अतिरिक्त गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, राइट? समटाइम कॉन्स्टिपेशन, समटाइम्स अल्टरनेटिव वार्ड्स ऑफ डायरिया, या मल में क्या होता है? म्यूकस इन द स्टूल, स्टूल में काफी ज्यादा म्यूकस रिमूव हो सकता है। क्लियर है? ये सिम्टम्स है। रीजन क्या हो सकते हैं? आंत की मांसपेशियों में सिकुड़न, इंटेस्टाइन मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन जो सामान्य से अधिक मजबूत और लंबे समय तक होते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक होती हैं। वे गैस, सूजन और दस्त का कारण बन सकते हैं। क्लियर है? स्वेलिंग, गैस्ट्रिक और दस्त का कारण बन सकता है। जो वीक जो इंटेस्टाइन है उसका संकुचन भोजन के मार्ग को धीमा कर सकता है और कठोर शुष्क मल बना सकता है। मींस फीसेस जो है वो उसको काफी ज्यादा हार्ड कर सकता है, राइट? और आपके जो डाइट इंटेक कर रहे हैं उसके मार्ग को भी क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है, धीमा कर सकता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जब आपका पेट गैस या मल के कारण फैलता है, तंत्र की नसों में सामान्य असुविधा से अधिक असमानताओं का अनुभव करा सकता है। जो स्टमक की जो नर्व्स हैं, क्लियर है, गैस के कारण या मल के कारण क्या होती है? वो एक्सट्रैक्ट होती है काफी ज्यादा, जिससे क्या होती है? जो नर्व्स हैं वो भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग, आईवीएस वाले जो कुछ लोगों की आंतों में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया दर्द और दस्त से जुड़ी है। ये भी क्या हो सकती है? रीजन हो सकती है किसकी? दर्द की और पेन की। जो इन्फेक्शन है, गंभीर जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, आईवीएस बैक्टीरिया या वायरस के कारण क्या हो सकता है? बार बार दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है, के बाद विकसित हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी काफी विकास हो सकता है इसमें। इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होती है, आंत की बैक्टीरिया में परिवर्तन, आंत की बैक्टीरिया कौन सी होती है? माइक्रोफ्लोरा, जो एक अच्छी गुड बैक्टीरिया कही जाती है, जो आंतों में रहते हैं और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर है? आईबीएस में यौगिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आप? धनुरासन, अर्धमस्तेंद्रासन, पवन मुक्तासन, योगासन, नौकासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन, विपरीत सलवासन, पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, वालासन, मार्जरी आसन, परिगासन जिसको गेट पोज भी कहते हैं, और कपालभाति क्रिया। क्लियर है? ये आसनास का अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड हिमोरॉइडिस, हिमोरॉइड्स जो होते हैं, बवासीर, पाइल। उसके बाद फिर हम स्पाइनल डिसऑर्डर की तरफ चलेंगे। ओके, इसमें 2 बचे हुए हैं सिर्फ।